एक समस्या वाली बात स्टूडेंट्स को नजर आती है कि सर क्यूबिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें, मतलब आप कैसे गेस करोगे, अप्रॉक्सीमेशन लगाओगे कि कहाँ उसके रूट्स लाई करते हैं, थोड़ा आइडिया मिल जाए तो हम कुछ हिट एंड ट्रायल ट्राई कर रहे हैं, या फिर वो कहाँ पर कैसे बिहेव कर रहा है। ओवरऑल अगर मैं पता कर पाऊँ क्यूबिक इक्वेशंस के बारे में कि वो कहाँ जीरो हो रहा है, उसके कितने रियल रूट्स हैं, ये ओवरऑल जो स्टोरी है ना, ये जो बहुत टाइम से आपको परेशान करते आ रही है, ये आज शायद फ्रूटफुली आप इससे वर्कआउट होते हुए देख पाओगे, समझ पाओगे कि हर अगर मुझे डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन और ये जो ओवरऑल पूरी कहानी अभी तक हमने अपने कैलकुलस में पढ़ी है, वो सारी बातें अगर पता हैं तो मैं क्यूबिक इक्वेशन को लेकर कई सारे प्रेडिक्शन दे सकता हूँ, स्पेसिफिकली उसके रूट्स के नेचर को लेकर कि कितने रियल होंगे और होंगे तो वो कहाँ होंगे, एक अप्रॉक्सीमेशन, एक गेस, एक ये सारी बातें आप बता सकते हो। हम तैयारी कर रहे हैं आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की। इस तैयारी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके लिए करा रहे हैं, क्योंकि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। इस तैयारी में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू किया था, अब हम कैलकुलस पर आ चुके हैं। इसके बाद वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री आपके बाकी हैं। कंसेप्ट, एग्जाम्पल्स, असाइनमेंट क्वेश्चंस और JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करना हमारा फ्लो एक रहता है हर एक चैप्टर को लेकर। ये जो चैप्टर आपका चल रहा है मोनोटोनोसिटी यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसमें हम नेचर ऑफ रूट्स पर आज बात करेंगे। इवन आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। उस डिस्क्रिप्शन में और भी काफ़ी सारी काम की चीज़ें मिलेंगी, जैसे प्लेलिस्ट का लिंक एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो आप आराम से देखिए, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। अगर आज हम बात करें कि रूट्स का नेचर अगर मुझे प्रेडिक्ट करना है क्यूबिक इक्वेशन का, तो एक जनरल क्यूबिक इक्वेशन में मान लेता हूँ कुछ ऐसी लिखी हुई है ना, एक्स क्यूब प्लस ax² प्लस bx प्लस c। सर यहाँ एक्स क्यूब के पास कुछ क्यों नहीं है? देखो, मान लो अगर कुछ हो भी तो आप उससे निजात पा सकते हो। कैसे? जैसे अगर लिखा है 5x³ है ना, प्लस लेट्स से 10x² प्लस लेट्स से कुछ भी लिखा है ना, मतलब इट डजंट मैटर। लेट्स से क्या लिखा हुआ है, लेट्स से 5x, सही लिख रहा हूँ क्या, प्लस लेट्स से कितना 15 इज इक्वल टू 0। तो मुझे कहना है, मैं कोशिश ये करूंगा, क्योंकि मेरी सहूलियत थोड़ी रहेगी अगर ऐसा आप कर लेंगे सर, तो कि अगर आपने यहाँ पर ये कर लिया कि एक्स क्यूबिक के कोफिशिएंट को 1 बना लो, तो मेरे ख्याल से मुश्किल टास्क नहीं है ना। क्या करोगे आप, 5 कॉमन ले लो, जो भी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है उससे पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देना। आई होप आप समझ पाए। तो मेरे लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, मेरे लिए इक्वेशन बन जाएगी एक्स क्यूब प्लस कितना 2x² प्लस कितना x प्लस 3 अभी तो खैर बहुत सिंपल सी बन गई, पर जो भी बनेगी, जैसे भी बनेगी, हमारी कोशिश सबसे पहले तो ये रहेगी कि हम एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या रखें 1। ऐसा क्यों, बात करेंगे, आप समझेंगे, पर पहले बात मान लीजिए कि ऐसा कर लीजिए। तो पहला स्टेप ये कोशिश करिए कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आप 1 रखें। फायदा क्या होगा, तो ओवरऑल मुझे एक इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा। कैसा? अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है तो मुझे जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्या होगा, ऑफकोर्स एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो 1 हो गया, तो ये रहेगा एक्स क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, है ना। मुझे इस इक्वेशन के रूट्स तक जाना है, तो मैं ये मान लूंगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो भी आएगा वो हो जाएगा अपने आप एडजस्ट। आप एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 बनाना, पहली स्टेप। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन क्या है सर, यही एक्सप्रेशन, कौन सा, एक्स क्यूब प्लस कितना, अच्छा मैंने b, c और d ले लिया ना, I'm really sorry, कोई फर्क नहीं पड़ता सच कहूँ तो, बट फिर भी हम a, b और c ही ले लेते हैं ताकि हम सिंक में रहें, जो डेटा हमें वो क्वेश्चन नजर है उसके साथ, है ना। तो ax² प्लस bx प्लस c। तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को कुछ ऐसा मान लिया कि एक्स क्यूब प्लस ax² प्लस bx प्लस c। अब अगर मैं जानता हूँ चीज़ें करना कैसे, कि अगर मैं इस कर्व का ग्राफ बना पाऊँ, पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है, तो काफ़ी कुछ पता है। एक बात अपने जहन में, अपने मन में हमेशा याद रखना कि अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो कुछ चीज़ें तो हमेशा आपको पता होनी चाहिए। क्या? सुनना ध्यान से। अगर वो क्यूबिक है तो उसके मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं, उसके मैक्सिमम रूट्स 3 हो सकते हैं अगर वो क्यूबिक इक्वेशन है तो, क्योंकि पावर 3 की वो इक्वेशन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ही वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, इसमें से कितने रियल होंगे, कितने इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स होंगे, आप ये प्रेडिक्शन भी कर सकते हो लगभग। मतलब इसके कुछ केसेस बनेंगे, जैसे कि एक केस ये कि तीनों के तीनों ही रियल हो, 0 इमेजिनरी, मतलब वो एक्चुअली 3 बार इंटरसेक्ट करे। दूसरा केस ये कि सर 2 रियल हो और 1 इमेजिनरी हो। मेरे ख्याल से ये बात आप समझ पा रहे हो सर, ये तो नहीं होगा, क्योंकि इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स रूट्स अगर आते हैं तो पेयर वाइज आते हैं, कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स होंगे तो 0 या 2 या 4। तो मेरे ख्याल से 1 रियल और 2 रियल और 1 इमेजिनरी वाला कॉम्बिनेशन तो परफेक्टली नहीं बैठता है। तो मैं कहता हूं इसके बाद एक चॉइस जो बचती है वो ये कि 1 रियल हो और 2 इमेजिनरी हो।
ऐसा क्यों? क्योंकि एक रियल है और जो दो इमेजिनरी है वो पेयर वाइज कॉन्जुगेट हो जाएंगे। पेयर वाइज कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है, हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बस अभी आप ये मान के चलिए किसी भी इक्वेशन के अगर इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो पेयर वाइज होते हैं, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे। क्या सर ये संभावना है कि इसके 0 रियल रूट हो और 3 इमेजिनरी हो? आई होप आपको कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है। सर फिर गड़बड़ कर दिया आपने, 3 इमेजिनरी रूट्स नहीं हो सकते, या तो होंगे तो 2 या 4 होने का सवाल नहीं उठता क्योंकि मैक्सिमम ही 3 होंगे। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आपके जहन में ये बात हमेशा रहनी चाहिए, अगर वो क्यूबिक इक्वेशन है तो या तो वो 3 बार या फिर 1 बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, यानी मिनिमम 1 बार तो करेगी और मैक्सिमम 3 बार करेगी। इससे मैं थोड़ा सा आपके दिमाग में पिक्चर बनाना चाह रहा हूँ कि जो ग्राफ बनेंगे वो कैसे बन सकते हैं। ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचना जो मैं कहना चाह रहा हूँ इस बात को। एक रफ सा आइडिया दे रहा हूँ, बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर नहीं बता रहा हूँ अभी, पर अभी मैं कुछ एक अप्रोक्सीमेटेड आइडिया देना चाह रहा हूँ कि मान लो ये आपका y एक्सिस रहा, ध्यान से सुना है ना, और ये अगर आपका x एक्सिस रहा। इसी तरीके से एक और केस हम बना लेते हैं, ये आपका x एक्सिस है मान लो, है ना, और ये मान लो आपका क्या है y एक्सिस। बस एक रफ सा आइडिया में देने की कोशिश करूँ। जब एक रूट है तो कर्व हो सकता है बस कुछ ऐसा चला जाए, जब एक रूट है तो कर्व हो सकता है बस ऐसा चला जाए और किसी x की किसी वैल्यू पर वो एक बार 0 हो जाए। जब 3 रूट है तब क्या हो सकता है, तब ऐसा हो सकता है कि कर्व आया गया और ये गया। तो देखो आप ध्यान से, इसमें क्या हुआ, इसमें ये 3 बार 1, 2 और 3 बार इंटरसेक्ट करेगा। और जब आप ऐसा कुछ करोगे ना, चाहे 1 रूट हो या 3 रूट, आप देखोगे ध्यान से वो हमेशा रेंज जो लेगा वो आपकी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की लेगा। मतलब अगर क्यूबिक एक्सप्रेशन है ना, क्यूबिक इक्वेशन, तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज जनरेट करेगा। आप इसे भी देखोगे ना तो ऊपर से लेता हुआ आएगा सारी वैल्यूज और नीचे तक भी सारी वैल्यूज आएगा। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा ही होगा, पर हमेशा ये तो होगा कि वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगा। क्योंकि अगर आपको x एक्सिस को 3 बार या 1 बार इंटरसेक्ट करवाना है कंटिन्यूअस फंक्शन मेंटेन करते हुए, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, एक पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा। अगर वो कंटिन्यूअस है, वो अगर x एक्सिस पर 1 बार इंटरसेक्ट करे तो भी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चलेगा। और अगर वो 3 बार भी इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो 2 बार करता तो ऐसे करके निकल जाता, तो फिर वो क्वाड्रेटिक जैसा होता है जिसमें कुछ मिनिमा होता है, मैक्सिमा होता, बाकी वो या तो -इन्फिनिटी से किसी वैल्यू तक होता है या किसी वैल्यू से इन्फिनिटी तक होता। पर यहाँ पर क्या हुआ, गिरा, उठा और फिर गिरा। या फिर आप ऐसा भी बना लो, उठा, गिरा और फिर उठा। आपको 3 बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करवाना है और जब आप ये करवाएंगे तो आपको -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की वैल्यू मिलेगी। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये 2 बातें आपके जहन में रहें कि आपकी क्यूबिक इक्वेशन हमेशा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच तो रहनी है, और जो उसका ग्राफ बनेगा वो या तो 1 बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा या 3 बार करेगा। वो एग्जैक्टली 2 बार या एग्जैक्टली 0 बार ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब वो ग्राफ हमेशा x एक्सिस से ऊपर रहे ऐसा भी नहीं होगा, हमेशा x एक्सिस से नीचे रहे ऐसा भी नहीं होगा, है ना। वो बस 2 बार इंटरसेक्ट करके ऊपर ही निकल जाए या नीचे से आए और नीचे ही चला जाए 2 बार इंटरसेक्ट करके, ऐसा भी नहीं होगा। हमेशा या तो ये या ये ग्राफ बनेगा। मतलब आपकी क्यूबिक एक्सप्रेशन का कुछ ऐसा नजरिया आपको दिखेगा। क्या नज़ारा दिखेगा कि सर या तो 1 बार इंटरसेक्ट करे एग्जैक्टली या फिर एग्जैक्टली 3 बार करें। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? आई होप आप थोड़ी बहुत क्लैरिटी के साथ चीजें देख पा रहे हो, है ना। अब इससे और क्या पता चल रहा है सर, कब 3 बार कब 1 बार और क्या क्या पता कर पा रहे हो आप? मैं बात करता हूं उस बारे में ही, उसका सारा डिटेल, उसका सारा चिट्ठा कौन लेकर बैठा है? आपका f'(x). अब ध्यान से सुनना, यहां से क्यों बात निकल कर आती है। आप एक बात बताओ, बस मुझे f'(x) निकाल के बताओ। ठीक है सर, निकाल लेते हैं। बताओ f'(x) कितना आ रहा है? सर f'(x) जो आपका आ रहा है वो आता है 3x² प्लस कितना, 2ax प्लस b। आपको बात समझ आई? मुझे ये जानना बहुत जरूरी था कि यहाँ पर जिसका जो f'(x) आया है, जो कि एक क्वाड्रेटिक है, उसमें जो x² का कोफिशिएंट है वो कैसा है? आप सुन रहे हो? इसमें मुझे जानना बहुत जरूरी था कि इसमें जो x² का कोफिशिएंट है वो कैसा है, क्योंकि अगर x² का कुछ कोफिशिएंट यहाँ होता तो मुझे वो नहीं पता होता पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो आ जाता कुछ 3 into something into x²। तो वो समथिंग के कारण फिर ये x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है नेगेटिव, ये सारी कहानी मुझे उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करनी पड़ती। तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि x³ के कोफिशिएंट को 1 बना लिया, ताकि जब उसे डिफरेंशिएट किया तो मुझे 3x² मिला, मतलब x² का कोफिशिएंट मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू मिली। अब आप प्लीज इस बात को समझो, ये कैसे आपको पूरी कहानी बनाकर देगा, उस बात पर बात करते, ध्यान से देखना। पहले 2-3 बातें, जब बात इतनी निकल गई है तो समझो बात को। 3x² प्लस 2ax प्लस b है क्या? ध्यान से सुनना। सर ये जो मिला है आपको, ये है आपका f'(x). f'(x) क्या है सर? 3a² प्लस कितना, सही आई एम रियली सॉरी, 3a² नहीं, मैं क्या लिख रहा हूँ, ये है आपका 3x² प्लस
2ax प्लस बी, आई होप यही है 3x² प्लस 2ax प्लस बी, है ना। अब आप एक बात समझो, अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूं, ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक क्या कहती है, क्वाड्रेटिक के 3 सिनेरियो। पहली बात तो x² का जो कोफिशिएंट है वो 3 जो है वो आपका पॉजिटिव है, मतलब एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। पर इस पैराबोला को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, सर वो एक्स एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा, करेगा ही नहीं, या एक्स एक्सिस से ऊपर मतलब एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा, सारी कहानी। ये क्यों निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं f' को देखना चाह रहा हूँ वो जीरो कहाँ होता है। तो अगर मुझे देखना है f' यानी क्वाड्रेटिक जीरो कहाँ होती है, तो उसका सारा ब्यौरा कौन देगा भाई, डिस्क्रिमिनेंट। यानी अगर मैंने डिस्क्रिमिनेंट देखना चाहा, और डिस्क्रिमिनेंट क्या है सर, हो जाता है b² यानी 2a का स्क्वायर यानी कितना 4a² माइनस कितना 4ac, सो 4 इंटू 3 इंटू b, 4 इंटू 3 कितना 12, सो हो जाता है 12b। आप सुन रहे हो, जो आपकी क्यूबिक इक्वेशन थी, याद करो क्यूबिक इक्वेशन क्या थी सर, x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस सी, उसमें जो ये a और b मौजूद थे ना, उसमें जो ये a और b मौजूद थे, अगर आप उनको यहाँ इस इक्वेशन में फिट कर दो और आप चीज़ें निकालो कुछ, तो आप बहुत कुछ पता कर पाओगे। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सुनना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सुनना। सर अगर ये 4a² माइनस 12b आपका पॉजिटिव आया, अगर 4a² माइनस 12b आपका पॉजिटिव आया, मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, मतलब f' 2 जगह 0 होगा। आई रिपीट, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। मैं fx का ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, मैं f' का ग्राफ बना रहा हूँ। तो एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा, एक इसका ग्राफ है, ये आपका f' का ग्राफ है, जिसमें 2 जगह ये इंटरसेक्ट x एक्सिस को करेगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, कोई परेशानी तो नहीं। तो जो अल्फा और बीटा वैल्यूज हैं, इन पर ये 0 होगा, इन पर f' 0 होगा अगर ये सिनेरियो रहा तो। आई होप मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से बातें सुनना, क्योंकि ये बातें ही पूरा क्रक्स आपको निकाल कर देंगी इस चीज़ का। ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा चीज़ों को। एक सेकंड बस मुझे दीजिए, मैं आपको तीनों सिनेरियो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा मतलब जब आपका 4a² माइनस 12b 0 होगा, है ना। मैं इस बात को थोड़ा अलग लिख देता हूँ ताकि आप इसे इसके साथ मर्ज ना करें, है ना। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, वो आपका निकल कर आया था 4a² माइनस कितना 12b। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हुआ तो सर f' 0 तो होगा, लेकिन कितनी जगह, एक ही जगह। इस बात का क्या मतलब है उस पर मैं आऊँगा, पर पहले बात समझना, f' 0 तो होगा लेकिन एक ही जगह। मतलब अगर आप f' का ग्राफ बनाएंगे तो एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, लेकिन x एक्सिस बस छू कर निकल जाएगा, तो वो एक ही जगह 0 होगा, वो एक ही जगह 0 होगा, जिसे आप अल्फा और बीटा एक ही पॉइंट कह लें, या फिर आप एक ही पॉइंट कहें। लेकिन अगर ये नेगेटिव रहा, क्या 4a² माइनस 12b, अगर ये नेगेटिव रहा, तो उस केस में आपका f' 0 होगा ही नहीं, उस केस में आपका f' 0 होगा ही नहीं। समझ नहीं आ रही सर कुछ बात। मेरा कहना है अगर f' 0 नहीं हुआ, f' एक बार 0 हुआ और f' 2 बार 0 हुआ, इस बात का मतलब क्या, ऐसा सोच के देखो, मुझे x की ऐसी 2 वैल्यूज मिली जिन पर f' 0 है। अब आप बात समझो, f' अल्फा से पहले क्या रहा, सर f' अल्फा से पहले पॉजिटिव रहा, अल्फा और बीटा के बीच में नेगेटिव रहा, और बीटा के बाद पॉजिटिव रहा। f' इससे पहले क्या रहा, सर इससे पहले वो पॉजिटिव रहा और इसके बाद क्या रहा, नेगेटिव। यहां पर f' कैसा, आई एम रियली सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, आई एम रियली सॉरी। इस सिनेरियो में f' हमेशा पॉजिटिव है। अब देखो, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, और इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इस सिनेरियो में f' हमेशा x एक्सिस के ऊपर है, तो इस सिनेरियो में x की सारी वैल्यूज के लिए f' पॉजिटिव है। बहुत सारी बातें मैं एक साथ कह दे रहा हूं, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो। मैं फिर से रिपीट करता हूं जो मैंने कहा, ध्यान से सुनना। x की वैल्यू -∞ से अल्फा के बीच में f' पॉजिटिव, अल्फा से बीटा के बीच की वैल्यूज के लिए f' नेगेटिव, और बीटा से बड़ी वैल्यूज इंफिनिटी तक f' पॉजिटिव। कुछ समझ आ रहा है जो मैं कहना या समझाना चाह रहा हूँ। इस सिनेरियो में ये हो रहा है सर, अल्फा से पहले f' पॉजिटिव और अल्फा के बाद भी f' पॉजिटिव, लेकिन अल्फा पर आपका f' 0, यहाँ पर कहीं भी 0 नहीं हुआ, मतलब हमेशा पॉजिटिव, मतलब हमेशा आपका फंक्शन इंक्रीजिंग। यहाँ पर हमेशा इंक्रीजिंग, लेकिन एक जगह 0 हुआ। आप सुन रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इस सिनेरियो में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, कुछ क्लिक करके या क्या। अच्छा छोड़ो सारी बातें, मुझे बताओ, इस कर्व को देखो, इसे देखो, इसे देखो। ऑफ कोर्स इसके अलावा एक और सिनेरियो बन सकता था, पर मैं कुछ बातें आपसे कहना चाह रहा हूँ। जरा देखो, क्या इस कर्व में मुझे एक मिनिमा और एक मैक्सिमा मिल रहा है?
ये क्यों मिल रहा होगा, आप सोच के बताओ। ये मिनिमा और ये मैक्सिमा, ये क्यूबिक इक्वेशन थी। अगर ये आपका एक सर मिनिमा है ना, और अगर ये आपका एक मैक्सिमा है, तो ये क्यों मिला? ये इसलिए मिला क्योंकि इन पॉइंट्स पर एफ डैश एक्स 0 हुआ। तो इस कर्व में एफ डैश एक्स कितनी बार 0 हुआ सर? 2 बार। आप देखो ना, ये पॉइंट डेफिनेटली वो अल्फा रहा होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा से पहले एफ डैश एक्स कैसा था? नेगेटिव। मैंने उल्टा लिख दिया क्या? मैंने शायद उल्टा लिया है ना। ये संभावना थी, ये संभावना तब थी जब वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नेगेटिव होता। मैंने वो वाला ग्राफ बना दिया। मतलब अगर मैं आपको इसको इस तरीके से बनाऊं ना, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ये वो वाला ग्राफ मैंने बना लिया है जब आपका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो। और हम इस बात को थोड़ा कंक्लूड करके चल रहे हैं कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। जब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा ना, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझना चीज़ों को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एक तो आपका ये पॉइंट होगा जहाँ पर आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा होगा, और एक ये एक्सट्रीमा वाला पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट से पहले तक, इस पॉइंट से पहले तक आपका कर्व कैसा था? इंक्रीजिंग। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये मान लो बीटा है, इस पॉइंट तक कर्व डिक्रीजिंग है, और इस पॉइंट के बाद वापस कर्व इंक्रीजिंग है। तो ऑफ कोर्स अल्फा पर आपको क्या मिला? एक लोकल मैक्सिमा, और बीटा पर क्या मिला? लोकल मिनिमा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुनना। मैं ये प्रेडिक्ट कर पाऊंगा अगर मुझे एफ डैश एक्स के 2 रूट्स मिले। आई रिपीट, अगर मुझे एफ डैश एक्स के 2 रूट्स मिले, जो मान लिया मैंने अल्फा और बीटा है। आई रिपीट, अल्फा और बीटा कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जैसे मुझे पता चल गया 3 और 5। तो मैं पता है क्या कहूँगा? मैं ये कह पाऊंगा सर 3 से पहले एक रूट होगा, 3 और 5 के बीच में कहीं ना कहीं एक रूट होगा, और 5 के बाद एक रूट होगा। अपनी बात समझ पा रहे हो क्या? मैं भी और गहराई में और डेप्थ में चीज़ें आपको एक्सप्लोर करवा रहा हूँ, पर अभी कॉमन सेंस पर बेस्ड मैं बातें कर रहा हूँ। आप सुन रहे हो ना? ये कौन सा सिनेरियो है? ये वो सिनेरियो है जब एफ डैश एक्स का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 था। क्योंकि जब एफ डैश एक्स का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 था, तो एफ डैश एक्स 2 बार मुझे 0 दिख रहा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, जैसे मैंने अल्फा और बीटा कहा। क्योंकि एफ डैश एक्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो इसके 2 रूट्स मिले, तो एक मिनिमा और एक मैक्सिमा रहा होगा। अब मैंने ये कहा कि अगर ये मिनिमा और मैक्सिमा अटेन कर रहे हैं, तो ये वैसे ही करेगा कि इससे पहले इंक्रीजिंग, देन डिक्रीजिंग एंड देन इंक्रीजिंग। तो मैं ये कहूँगा कि अल्फा से पहले कहीं ना कहीं तो उसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया होगा ना। एक कॉमन सेंस पर बेस्ड बात मैं कर रहा हूँ, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बशर्ते ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से आए, तो काफ़ी सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली ऐसा ही होगा हर बार। ग्राफ कई तरीकों से बनेगा, पर आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे बिहेव कर रहा है? और मैं काफ़ी सारी बातें बता पा रहा हूँ। इसी तरीके से मैं ये, आई रिपीट, एग्जैक्टली ऐसा ही होगा नहीं कह रहा हूँ, पर मैं आइडिया देना चाह रहा हूँ कि एफ डैश एक्स देखकर मैं कुछ कह सकता हूँ। इसी तरीके से अगर एफ डैश एक्स ने कुछ इस तरीके का बिहेवियर दिखाया होता, तो भी मैं काफ़ी कुछ कह पाता। तो ये जो सारे अलग अलग सिनेरियोज हैं जो हमारे ब्रेन में आएंगे, वो क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं, मैं उसका एक बस टीजर आपको देना चाह रहा हूँ कि सारी कहानी मुझे बस यहाँ से पता चल सकती है। और भी ऑफ कोर्स कई सारी वैल्यूज जो हम ट्राई करेंगे, पर ओवरऑल एफ एक्स देखकर और एफ डैश एक्स निकालकर मैं कैसे चीज़ें वर्कआउट करूंगा और फाइनलाइज करूंगा और अपने कंक्लूजन तक आऊंगा। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? आई होप ये बात कहीं से कहीं तक कंफ्यूज नहीं कर रही है ना? तो मैं अलग अलग सिनेरियो अब आपको समझाने चाह रहा हूँ, अलग अलग सिनेरियो में कैसे अलग अलग डेटा, क्लूज, इंफॉर्मेशन, हिंट्स यूज करके मैं प्रिडिक्ट करूंगा कि देखो रूट ऐसा हो सकता है, या यहाँ से यहाँ के बीच में होगा, या कुछ ऐसा होगा। हम कैसे निकालेंगे उस पर बात करते हैं। क्या आपको समझ आ रहा है कि ये लेक्चर किस तरफ जा रहा है? तो ध्यान से देखना। पहला पॉइंट या पहला सिनेरियो बहुत ध्यान से अच्छे से समझ के चलना। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, आई रिपीट, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपका एफ डैश एक्स क्या था पहले वो याद कर लो। आपका एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स आई होप आपको याद है। मुझे इसके अकॉर्डिंग कुछ भी बोलने या बताने की जरूरत नहीं है। आपका एफ डैश एक्स 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 3 भी है, जिसमें उसने 4 कॉमन ले लिया है। वही आपका एफ डैश एक्स है और ये आपका एफ ऑफ एक्स है। जैसा एग्जैक्ट हम लेकर चलें, ताकि कहीं भी कोई डेटा के सिंक में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहला सिनेरियो वो आपके लिए वर्स्ट केस लेकर आपको बता रहे हैं कि एग्जैक्टली चीज़ें कैसे होंगी। मैं फिर से लिख देता हूँ। जो आपकी इक्वेशन रही थी वो क्या रही थी सर? वो थी एक्स क्यूब प्लस कितना, प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना, बी एक्स प्लस सी, है ना? ये आपका क्या था? एफ ऑफ एक्स। मैं 2 चीज़ें और लिख देता हूँ। एफ डैश एक्स क्या था सर? एफ डैश आपका था 3x स्क्वायर प्लस कितना, 2ax प्लस बी। और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट था वो कितना था याद करो? वो था 4a स्क्वायर माइनस 12b। और अगर मैंने 4 कॉमन ले लिया तो ये कितना था? a स्क्वायर माइनस 3b। तो ये डिस्क्रिमिनेंट था। बस ये 3 बातें आप अपने फ्लो के साथ चलाना ताकि आपको बातें समझ आए। अब मुझसे कोई कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव है तब क्या होगा? सर जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है मतलब ये नेगेटिव है। अब सोच के देखो, एफ डैश एक्स का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। एफ डैश एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। मतलब
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, मतलब एफ डैश एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा सर, ये हमेशा आपका एक्स एक्सिस से ऊपर होगा। मैं एफ ऑफ एक्स का ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, प्लीज़ इस बात को इस तरीके से मत सुनिएगा, मैं बना रहा हूँ एफ डैश एक्स का ग्राफ। तो ये किसका ग्राफ होगा, ये एफ डैश एक्स का ग्राफ होगा। और मुझे पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस से हमेशा ऊपर है, मतलब एफ डैश एक्स हमेशा कैसा है, पॉजिटिव। मतलब एफ ऑफ एक्स एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि ये कहीं जीरो भी नहीं हो रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कोई मैक्सिमम मिनिमम कुछ ऐसा नहीं आ रहा है सर, चलता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। तो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ये होगा। ये बात समझ आई क्या? तो एग्जैक्टली एक रूट तो आएगा ना, क्यों आएगा समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच इसकी रेंज होती ही है। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाने के लिए कभी ना कभी तो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा ना, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी सबसे नीचे से सबसे ऊपर जाना है, बीच में एक्स एक्सिस की पटरी पड़ती है, तो वो ट्रैक तो आप क्रॉस करोगे, तो आप कहीं ना कहीं तो जीरो दोगे, एक ही बार दोगे, क्योंकि आप बढ़ते ही चले जा रहे हो, आप झुक नहीं रहे हो, आप गिर नहीं रहे हो, या फिर आप गिर रहे हो तो मतलब ऑफ कोर्स अभी मैंने क्या लिया है वो पॉजिटिव लिया है, तो वो बढ़ता ही चला जाएगा। अब बात समझ पा रहे हो क्या? चलो इस बात को इस नजरिए से समझो, ध्यान से देखो। अगर एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव है एक्स की सारी रियल वैल्यूज के लिए, मतलब एफ ऑफ एक्स कैसा है, इंक्रीजिंग। ऑफ कोर्स जब एक्स माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो एफ ऑफ एक्स आपका माइनस इन्फिनिटी को, और जब एक्स इन्फिनिटी को तो एफ ऑफ एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो जो एफ ऑफ एक्स का कर्व बनेगा, बस मैं वो आपको समझाना चाह रहा हूँ, आई रिपीट, जो एफ ऑफ एक्स का जो कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि वो चलता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। आप समझ रहे हो क्या? वो बढ़ता चला जाएगा कुछ ना कुछ इस तरीके से। तो मैं कह रहा हूँ कि वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एक्स एक्सिस पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक डिफाइंड होगा, लेकिन ऑफ कोर्स चूंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा ना एक्स एक्सिस को। तो उसके एग्जैक्टली ओनली कितने रूट्स होंगे, वो एक्स एक्सिस को एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा, तो इसलिए मैं कहूँगा इसके कितने रूट्स होंगे, इसके सर एक ही रूट होगा। अब बात सुनना, अब आप एक बात बता सकते हो बहुत ज़रूरी, सोच के देखो। अगर मैं इसमें x की जगह 0 रख दूं, आई रिपीट, अगर मैं इसमें x की जगह 0 रख दूं, तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये इसमें सिर्फ क्या बचेगा, c। अब अगर इसमें सिर्फ c बच रहा है तो सोच के देखो, इस पूरे एक्सप्रेशन को कैंसिल करने के लिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को वर्कआउट करने के लिए c के साथ क्या होना चाहिए था। एक कॉमन सेंस वाली बात कह रहा हूं, आपका अगर x0 यहां होता, मान लो अगर x0 आपका कहां होता, x एक्सिस के इस तरफ, अगर आपका x0 जो है वो x एक्सिस के राइट हैंड साइड, मतलब पॉजिटिव पार्ट पर होता, y एक्सिस के राइट हैंड साइड पर होता, तो आप खुद सोचो, अगर आपका x0 पॉजिटिव होता, यानी कि यहाँ x0 रखा, तो ओवरऑल कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आई, और उसमें जब c ऐड किया तो c एक नेगेटिव वैल्यू है, तो ही जाकर वो 0 होता। क्योंकि x0 पे क्या फिनोमिना हो रहा है सर, x0 वो खास पॉइंट है जिस पर अगर आप फंक्शन की वैल्यू निकालें, तो वो 0 है। मतलब f ऑफ x में अगर मैंने x0 पास किया तो फंक्शन की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो 0 कब आएगी, तो इस तरीके से आएगी कि अगर आपका x पॉजिटिव है, आप फिर से सुनिएगा, अगर आपका x पॉजिटिव है, कौन सा, ये जो रूट है आपका, इसको उल्टे तरीके से सोचो, मैं इसको ऐसा कहना चाह रहा हूं, अगर आपका c नेगेटिव है, अगर आपका c नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव पार्ट को कैंसिल करने के लिए मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो आप ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि आपका x0 पॉजिटिव साइड ही होगा। उल्टा, अगर c पॉजिटिव है, तो आपका x0 नेगेटिव साइड ही होगा। मतलब पता है मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये बता सकता हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है सर, पर ये जो कर्व है आपका, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड या एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड पर कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, जब एक ही रूट है, एग्जैक्टली एक ही रूट है। ये मैं तब बता पाऊंगा जब मुझे c पता हो। मतलब अगर मुझे पता हो कि c नेगेटिव है तो x0 को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। मुझे पता हो कि c पॉजिटिव है तब x0 को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, ताकि ओवरऑल इक्वेशन बैलेंस होकर 0 हो जाए। मेरी बात आप समझ पा रहे हो क्या? मैं फिर से कह देता हूँ, अगर c पॉजिटिव तो x0 नेगेटिव, और x0 अगर पॉजिटिव तो c नेगेटिव। क्या ये बात डाइजेस्ट हो पा रही है? और इसका कंक्लूजन मैं तब देना चाह रहा हूँ अगर मैं x की जगह 0 रख दूँ। जब मैं x की जगह 0 0 0 रख दूँ तो क्या बच रहा है, c। तो उसका लेना देना पूरा c से है ना, कि c के राइट हैंड साइड है, मतलब 0 के c राइट हैंड साइड है या 0 के वो लेफ्ट हैंड साइड है। उसको बैलेंस करने के लिए उसका जो रूट है वो इस तरीके से आएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने क्यूबिक इक्वेशन लिखूँ, सुनना ध्यान से, आप उसका डेरिवेटिव निकालें। क्यूबिक इक्वेशन में ये इंश्योर आप कर लें कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है ना, ऑफ कोर्स वो किया जा सकता है। जब आप इसका डेरिवेटिव निकाल लें, और आप उस डेरिवेटिव में ये पाएं कि आपके डेरिवेटिव का जो डिस्क्रिमिनेंट है, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक बनेगा, वो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब क्वाड्रेटिक की कोई रियल रूट नहीं है, मतलब एफ डैश एक्स कहीं भी 0 नहीं हो रहा है, मतलब एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है, मतलब एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली एक ही जगह इंटरसेक्ट करके निकलेगा।
अब अगर कोई मुझसे ये पूछे कि ये एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड मतलब पॉजिटिव वाले पार्ट से जाएगा या एक्सिस के नेगेटिव साइड पे जाएगा, मतलब अगर कोई मुझसे पूछे इसका जो एक रूट है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव ये बताओ, तो मैं क्या करूंगा, मैं बस ये देखूंगा कि सर सी का साइन क्या है, जो उसमें जो कांस्टेंट टर्म है अगर वो पॉजिटिव है तो सर इसका रूट नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो इसका रूट पॉजिटिव है। कोई परेशानी तो नहीं है, क्या ये बात याद रहेगी? आई होप आप अच्छे से चीज़ें नोट डाउन कर रहे हो और एक एक स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हो कि क्या था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो हमने क्या क्या कंक्लूड किया और क्या देखकर हमने क्या कहा। एक भी क्लू मिस करोगे तो कुछ का कुछ कर दोगे। तो एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना, इसलिए मैं हर एक बात पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ आप अच्छे से समझें, कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन का स्कोप मत रखिएगा। आई होप आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो इस पहले केस को, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिंपल सी बात, ये वो सिनेरियोज हैं जब आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर सी नेगेटिव रहा, कॉमन सेंस वाली बात है, अगर सी नेगेटिव रहा तो एक्स नॉट को पॉजिटिव रहना पड़ेगा ताकि वो जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है उसे इस नेगेटिव वैल्यूज के साथ बैलेंस करके हम एफ ऑफ एक्स को जीरो बना पाए। अगर सी पॉजिटिव रहा तो एक्स नॉट को नेगेटिव रहना पड़ेगा ताकि नेगेटिव प्लस पॉजिटिव उसे जीरो बना पाए। क्या ये स्टेटमेंट, क्या ये लाइन बहुत अच्छे से क्लियर हुई कि सी कैसे क्रूशियल रोल प्ले करेगा? ऑफ कोर्स बकायदा ये सिनेरियो में, इस केस में तो कोई समस्या नहीं है। अगर ये बात समझ आई तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट केस की तरफ। ध्यान से ऑब्जर्व करना, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना, है ना। अगला केस ये कि सर अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो तो क्या होगा। आई होप आपको कुछ तो आइडिया लग रहा है मैं क्या बोलने वाला हूँ। अगर आपको आइडिया लग रहा है तो मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स दो जगह जीरो होगा। जो हमने अल्फा और बीटा माने थे उसने x1 और x2 मान लिए। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ ध्यान से सुनो, इस बात को अच्छे से समझो, इस बात में बहुत कुछ छुपा हुआ है। आपका एफ ऑफ एक्स क्या था सर? आपका एफ ऑफ एक्स था एक्स क्यूब प्लस कितना, प्लस क्या लिखा था यार, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। फिर आपने क्या किया, फिर इसका डेरिवेटिव निकाला तो आपने क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला जो कि क्या आता है 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी, है ना। फिर आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आपको क्या मिला, वो मिल रहा था 4 टाइम्स, है ना, कितना a स्क्वायर माइनस 3b, जितना मुझे याद आ रहा है 4a स्क्वायर माइनस कितना 4 इंटू 3 इंटू बी, बढ़िया, है ना। अब अगर मुझे कोई ये कह दे कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है सर वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बी पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी सिर्फ पॉजिटिव पर बात कर रहा हूँ। मतलब मुझे कोई कह रहा है 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस 3b जो है आपका वो क्या है, पॉजिटिव। मतलब मैं बस इस इक्वेशन के a और b पर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर देखूं और ये पाऊं कि वो ग्रेटर देन 0 है। मतलब ये सब आप मत करो, ये सब तो अंदर की बात है, ये सब तो इंटरमीडिएट स्टेप्स है जो आपको नहीं सोचना है। आप तो बस ये देख लो a और b पर ऑपरेशन परफॉर्म करो। अगर a और b पर ही ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको ये पता चला कि आपका जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है वो a और b पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करके पता चला कि ये नेगेटिव है, आपको ये सब नहीं करना है। ये तो कहानी है कि ऐसा होता है। आप अगर भूल जाओ कि ये क्या होता है, ये कहाँ से आता है, तो ये सब कर लेना। पर मैं कह रहा हूँ सीधे सोच लो, अगर आपको याद रह जाए तो, है ना, वरना करो बार बार। तो मैं कहना चाह रहा हूँ यही 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस 3b, और सच कहूँ तो 4 हैज़ नो रोल टू प्ले एट ऑल। 4 तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही है। तो टेक्निकली रूल कौन डिसाइड करेगा, a स्क्वायर माइनस 3b, मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेकर एक्स के कोफिशिएंट का ट्रिपल सब्ट्रैक्ट करके देख लो। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो एक ही रूट, और अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो इसके दो रूट्स, इसके एफ डैश एक्स के। अभी एफ एक्स कर की तो मैं बात करूंगा, है ना। अब मुझे अगर ये पता चला कि इसके दो रूट्स हैं, किसके, एफ डैश एक्स के, वो क्या मान लिए मैंने, अल्फा और बीटा, या फिर इसने अभी इस क्वेश्चन में लिया x1 और x2, तो मैंने ऐसे मान ली। और ऑफ कोर्स उसने क्या ले लिया, उसने ले लिया कि x1 x2 से छोटा है ना। तो उसने इस तरीके से मान लिया है कि x1 जो है आपका x2 से छोटा है। तो ऑफ कोर्स इस इक्वेशन को, इस एफ डैश एक्स को मैं कैसा लिख सकता हूँ, इस एफ डैश एक्स को मैं लिख सकता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, 3 टाइम्स x माइनस x1 और क्या x माइनस x2। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो इसका जो ग्राफ बनेगा एफ डैश एक्स का, वो ग्राफ कैसा बनेगा, वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि अगर ये आपका पॉइंट है x1 मान लो और ये आपका पॉइंट है x2, तो कुछ इस तरीके से जा रही होगी कहानी। तो ऑफ कोर्स x1 से पहले आपका एफ डैश एक्स कैसा रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि आपको दिख रहा है ना ये एक्स एक्सिस से ऊपर है। x1 और x2 के बीच में आपका कर्व एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव, और x2 के बाद वापस आपका कर्व पॉजिटिव क्योंकि एक्स एक्सिस से ऊपर है। इस बात का क्या मतलब है सर, इस बात का बहुत ज़रूरी मतलब है, आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से नोटिस करो। एफ डैश एक्स को मैं लिख पाया 3 टाइम्स x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2। x1 और x2 एफ डैश एक्स के रूट्स हैं, जहाँ पर एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, मतलब वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जैसा कुछ बिहेवियर दिखाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि x2 और x1 जो है वो आपके मिनिमा और मैक्सिमा होंगे। ये क्यों कहा सर आपने, ये मैंने इसलिए कहा जनाब आपसे क्योंकि आप खुद कॉमन सेंस लगाओ।
x1 से पहले f डैश x पॉजिटिव, x1 से x2 के बीच में नेगेटिव और x2 के बाद वो वापस पॉजिटिव। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, ग्राफ गिरा और फिर उठा, तो ग्राफ गिरकर अगर उठा तो x1 पे क्या होगा सर, x1 पर लोकल मिनिमा। आप सुन रहे हो क्या? फिर ग्राफ, मैंने कुछ गलत किया है क्या, उल्टा बोल दिया, आई एम रियली सॉरी, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ, एक सेकेंड ना, मैंने थोड़ा सा गलत बोला, मैं इसे फिर से करेक्ट करता हूँ। x1 से पहले, है ना, देखो नंबर स्केल पे सोचना, बहुत ज़्यादा बातें मैं नहीं कर रहा आपसे, बस ये कहना चाह रहा हूँ। x1 से पहले ग्राफ कैसा था? x1 से पहले ग्राफ इंक्रीजिंग था, क्योंकि f डैश x पॉजिटिव था तो ग्राफ इंक्रीजिंग था। x1 पर कुछ आया और x1 के बाद नेगेटिव, यानी x1 के बाद गिरना शुरू हुआ। आप समझ रहे हो क्या? x1 के बाद गिरना शुरू हुआ और फिर उठा, है ना, कहाँ उठा? फिर x2 पर उठा। क्यों उठा? क्योंकि x2 तक गिरा और x2 के बाद फिर उठा, क्योंकि f डैश x पॉजिटिव है। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है क्या, कि मैं कुछ आइडिया है, कुछ हिंट देना चाह रहा हूँ, पर अभी कुछ बातें बाकी हैं जो आपको समझना है ना। अभी बस आप ये पता कर पा रहे हो कि कब इंक्रीजिंग है, कब डिक्रीजिंग है, और कौन सा लोकल मैक्सिमा और कौन सा लोकल मिनिमा होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, हम क्या करेंगे, हम f डैश x निकालेंगे। अगर उसके दो रूट्स आए तो उन रूट्स में जो छोटा रूट है वो ऑफ कोर्स आपका क्या होगा, मैक्सिमा, और जो बड़ा रूट है वो मिनिमा होगा, अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस जो हमने फॉलो किए हैं उन सब के तहत, है ना। फिर क्या सर, अगर मुझे पता चला है तो अब अलग अलग सिनेरियो बहुत सारे बनेंगे। अब मैं उसके डेप्थ में जा रहा हूँ, मैं कंक्लूड नहीं कर रहा कि आप बस अब बता ही दोगे कि किधर कैसा ग्राफ होगा, कौन सा ग्राफ होगा। अब जो बात निकल कर आएगी वो मैं हर एक अलग अलग सिनेरियो के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा कि कब कौन से सिनेरियो में क्या संभावना बन सकती है। एक एक करके ध्यान से सुना, अच्छे से समझना, बहुत ध्यान से देखो। अगर ऐसा रहा होता, सोच के देखो, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ इस केस में। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ f ऑफ x1 और f ऑफ x2, इस पॉइंट को समझो। आपके पास ये रहा, मान लो y एक्सिस, मैं थोड़ा रफ ही बना ले रहा हूँ, ये रहा x एक्सिस, है ना। अगर मुझे ये पता चल रहा है कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2, आई होप आप ये बात तो अब याद कर चुके हो कि x1 पर आपको क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा, और x2 पर क्या मिलेगा आपको, लोकल मिनिमा। ये तो एक कॉमन सा कंक्लूजन है जिसको लेकर कोई डाउट नहीं है ना। ये बात हम देख चुके हैं कि x1 पर आपको एक लोकल मैक्सिमा और x2 पर लोकल मिनिमा क्यों मिल रहा है, ये कारण समझ आ रहा है। अब रूट हो सकते हैं या नहीं, उस पर बात करते हैं। देखना, समस्या सुनना, समस्या यहीं से शुरू हो रही कि अगर आपके f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों ही पॉजिटिव रहे। अब आप मुझे ग्राफ बना के बताओ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाना है, बीच में दो जगह x1 और x2 आएंगे। जैसे मान लेता हूँ ये x1 है और ये x2 है, जहां आपको मानना है मानिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये पता है कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों पॉजिटिव हैं। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो कर्व, जो ग्राफ होगा, ये जो x1 और x2 पर वैल्यू लेंगे वो दोनों x एक्सिस से ऊपर होगी। जैसे मान ली मैंने ये दो वैल्यूज, आपको जैसी माननी है मान लो, मैं बस एक सिनेरियो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम क्या जानते हैं सर, हम ये जानते हैं x1 आपका मैक्सिमा है। क्यों मैक्सिमा है? क्योंकि इससे पहले ग्राफ उठ रहा था। x2 आपका मिनिमा है। x2 आपका मिनिमा क्यों है? क्योंकि ऑफ कोर्स, अब देखो एक बात बताओ, x1 और x2 को अगर आपने कंपेयर किया, अगर आप कहना चाह रहे हो कि x1 से x2 के बीच में ग्राफ गिर रहा है, तो ग्राफ गिरकर ही तो उठेगा। तो ऑफ कोर्स f ऑफ x1 और f ऑफ x2 में कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? अगर मैं कंपेयर करूं तो कॉमन सेंस पर बेस्ड बात है। आई होप आप देख पा रहे हो कि आपको यहां पर जब ड्रॉ करना है तो f ऑफ x2 जो होगा वो नीचे होगा f ऑफ x1 से। फिर से रिपीट करता हूं, क्यों? क्योंकि x1 से पहले ग्राफ इंक्रीजिंग था, x1 से x2 तक ग्राफ डिक्रीजिंग था, और x2 के बाद वापस ग्राफ इंक्रीजिंग है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि x1 आपका क्या है, मैक्सिमा, और x2 क्या है, आपका मिनिमा। आप बात सुन रहे हो क्या? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा है तो समस्या क्या होगी सर, जब f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों ही पॉजिटिव रहे। मैं हर एक कहानी आपके सामने एक्सप्लोर करके रखना चाह रहा हूं कि देखो क्या क्या हो सकता है। अगर दोनों ही पॉजिटिव रहे तो कारण आपको समझ आ रहा है क्या, कि सर इस बार भी ऑल दो डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव था, उसके बावजूद भी इसने x एक्सिस को एक ही जगह इंटरसेक्ट किया, और वो कहाँ किया, x1 से पहले। तो मैं कहूंगा इसका जो रूट होगा वो एक ही रियल रूट होगा, डिस्पाइट हैविंग द फैक्ट कि डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव। तो हर बार ये बात मान के मत चलना कि डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका पॉजिटिव है तो वो एक्स एक्सिस को तीन जगह इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। कर सकता है, क्योंकि यह संभावना बनी है, उठकर गिरकर फिर उठा है, पर करेगा ही, ये डिसाइड करवाने के लिए भी कुछ और पैरामीटर्स भी पिक्चर में आ रहे हैं। आप सुन रहे हो ये बात? तो पहली बात तो यही कि मैं क्या निकालूंगा, मैं f ऑफ x1 और f ऑफ x2 निकालूंगा, और इससे मैं कंक्लूड करूंगा कि एग्जैक्टली तीन रूट होंगे या एक रूट होगा, दोनों अगर पॉजिटिव हैं। f ऑफ x1 और f ऑफ x2 अगर दोनों पॉजिटिव, मैं एक बार फाइनल कंक्लूजन भी दे दूंगा एक टेबल बनाकर कि एग्जैक्टली कब होने पर क्या होता है। पर फिर भी पहले हर एक सिनेरियो को समझो कि क्या होता है और क्यों होता है, फिर हम समझेंगे एक पूरा चार्ट बनाकर कि कब होने पर क्या करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप एक गाइड, एक प्रोसेस बता दूंगा, घबराना मत।
x1 और x2 पर फंक्शन की वैल्यू निकाली, दोनों पॉजिटिव आए, तो इस तरीके से कर्व बनेगा। और मैं बस ये कहूंगा कि एग्जैक्टली एक ही रूट है और वो x1 से पहले, तो जो एक रूट है उसे कह लेते हैं x0 और एग्जैक्टली एक ही रूट होगा और वो कहाँ होगा, x1 से पहले। क्या ये वाला पार्ट समझ आया? आई होप दिस डजंट कंफ्यूज यू ऑल एट ऑल। ये वही सिनेरियो है। अब मैं इस सिनेरियो पर आ रहा हूं जब x1 और x2 दोनों का जो आपने f लिया है वो नेगेटिव है। फिर से बात करते हैं, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है ना। x1 पर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा, और x2 पर आपको क्या मिलेगा, मिनिमा। आई रिपीट, हमने यही बात सीखी है, x2 पर आपको क्या मिल रहा था, मैक्सिमा, और सॉरी x1 पर मैक्सिमा और x2 पर क्या मिल रहा था, मिनिमा। दूसरी बात, इस बार मेरे पास कंडीशन ये है सर कि f ऑफ x1 भी नेगेटिव है और f ऑफ x2 भी नेगेटिव है। अगर दोनों ही नेगेटिव रहे तो सोच के बताओ, x1 से पहले मैक्सिमा, x1 से पहले क्या रहा था, फंक्शन इंक्रीजिंग, तो इंक्रीज होते होते मैक्सिमा अटेन किया, फिर वो गिरना शुरू हुआ और फिर उठना शुरू हुआ। तो मुझे क्या पता चला सर, मुझे कुछ फिर से पता चला। आप खुद देखो, पहले फंक्शन इंक्रीज हो रहा था, x1 पर हाईएस्ट वैल्यू अटेन करी, फिर गिरना शुरू हुआ, फिर एक लोएस्ट वैल्यू अटेन करी, मतलब लोकल मिनिमा जिसे आप कहते हैं, और फिर उठना शुरू हुआ। इस दरमियान आप खुद किसी भी तरीके से ग्राफ बना ले, मैंने बनाया इस तरीके से, आप बनाएं, आपको जो ठीक लगे वो बनाएं। आप वापस ये पाएंगे कि सर डिस्क्रिमिनेंट तो आपका ग्रेटर देन 0 था, f डैश x का डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन 0 था, फिर भी इसने एक ही जगह x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, यानी अभी भी इसका एक ही रियल रूट है, और वो किससे बड़ा है, वो आपके x2 से बड़ा है। मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को लेकर, ये x1 और x2 क्या है, हर एक चीज़ समझ आ रही। ये आपके f डैश x के रूट्स हैं, अगर आपको याद आ रहा है तो। मतलब मैं फिर से वही कह रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट का ग्रेटर देन 0 होना डज नॉट इंश्योर कि आपके 3 रियल रूट्स आएंगे ही आएंगे। धोखा दे रहा है ना वो, x1 और x2 पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं किया, क्रॉस ही नहीं किया, उठकर गिरा तो, पर वो या तो उठकर ऊपर के ऊपर ही गिर गया या उठकर नीचे के नीचे ही गिर गया। आप समझ पा रहे हो क्या? तो एक बार तो इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार तो करेगा साहब, क्यूबिक इक्वेशन है, मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ। ये सिनेरियो अगर समझ आया है तो आई होप अब आप पिक्चर रिलेट कर पा रहे हो कि कहानी कैसे ट्विस्ट लेने वाली है, आप अगर मेरी बात समझो तो। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर इन दोनों में से एक आपका पॉजिटिव है और एक आपका नेगेटिव है, गौर से सुनना। हम क्या जानते हैं सर, x1 आपका क्या है, मैक्सिमा, तो मैं ये मान लेता हूँ कि f ऑफ x1 क्या होगा, लेट्स से पॉजिटिव। आप क्या जानते हो सर, x2 आपका क्या है, लोकल मिनिमा, तो मैं मान लेता हूँ कि f ऑफ x2 जो रहा होगा वो लेट्स से नेगेटिव रहा होगा। इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, ये आपके लिए वो आइडियल केस है, बहुत गौर से सुनना, ये आपके लिए वो आइडियल केस है, बहुत ध्यान से प्लीज इस बात को समझना है, आपके बहुत सारे दिमाग के तार खोलेगा। ये वो आइडियल केस क्यों है, जैसे मान लो ये है y एक्सिस और ये है लेट्स से x एक्सिस, है ना। अब क्या हो रहा है वो बताओ सर, हो कुछ नहीं रहा है जनाब, आपका मान लो ये है x1 है ना, ये है x2। सर आप ये दोनों एक एक तरफ क्यों ले रहे हो, कहीं भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं रैंडमली ले रहा हूँ। आप दोनों ही x एक्सिस के इस तरफ या दोनों ही x एक्सिस की तरफ लोगे, कोई परेशानी नहीं है, बस मैं रैंडमली ले रहा हूँ। मुझे क्या पता चला, f ऑफ x1 पॉजिटिव है तो मान लो ये कोई वैल्यू है, f ऑफ x2 नेगेटिव है तो मान लो ये कोई वैल्यू। अब देखो कितनी खूबसूरती से चीज़ें होंगी। सर x1 से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग था, तो फंक्शन इंक्रीजिंग था मतलब ये, x1 के बाद फंक्शन डिक्रीजिंग था तो ये, x2 के बाद वापस फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ तो ये। आप मेरी बात समझ पाए क्या सर? इस बार बहुत अच्छी बात ये हुई कि फाइनली मैं ये देख पाया, एक बार x1 से पहले, एक बार x1 और x2 के बीच में, और एक बार x2 के बाद में मुझे 3 रूट्स मिले, मुझे डेफिनेटली 3 रूट्स मिले। तो ये 3 रूट्स की खास बात क्या है, अगर मैं इसे अल्फा कहूँ तो अल्फा x1 से छोटा है, अगर मैं इस रूट को बीटा कहूँ तो बीटा जो है वो आपका x1 और x2 के बीच में है, अगर मैं इस रूट को गामा कहूँ तो गामा जो है वो आपका x2 से बड़ा है। तो 3 रूट मिलेंगे, एक x1 से छोटा होगा, एक x1 और x2 के बीच में होगा और एक x2 से बड़ा होगा। पर ये कब होगा, जब आपका f ऑफ x1 पॉजिटिव और f ऑफ x2 नेगेटिव, बशर्ते x1 और x2 आपके मैक्सिमम और मिनिमा है। तो क्या कर्व ट्रेसिंग समझ आ रही? मैं जनरलाइज कर दे रहा हूँ हर तरीका की क्या क्या बन सकता है आपके सामने, ताकि आप सोच पाएं कि क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका या थॉट प्रोसेस क्या होता है। थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं ताकि आप चीज़ें देख पाएं। मैं एक और सिनेरियो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कौन सा सिनेरियो। सर आपने तो कहा था कि आपकी क्यूबिक इक्वेशन के 2 रूट्स नहीं हो सकते, पर यहाँ तो 1 और 2 ही रूट्स हैं। आपने थोड़ा ठीक से नहीं सुना, मैं फिर से समझाता हूँ। ये 2 रूट्स हैं, पर ये 2 रूट्स नहीं हैं, ये 3 ही रूट्स हैं। सर क्या बकवास कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो आप, ये 2 ही तो हैं, एक बार यहाँ इंटरसेक्ट करा, एक बार यहाँ। पहले तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये सिनेरियो कौन सा है।
ये सिनेरियो कौन सा है वो समझना। ये वो सिनेरियो है जब आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। तो क्या होगा सर, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, वो नहीं है, आई एम रियली सॉरी, ये वो सिनेरियो, वो तो कुछ एक अलग ही कहानी है, थर्ड स्टोरी हम बिल्ड करेंगे, पर उससे पहले ये वो कहानी है जब x1 ही आपका जो f' का रूट था वही मान लो f of x का रूट हुआ। आप सुनना, ऐसा क्यों हो रहा है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कहानी है रिपीटेड रूट की। जैसे कि अगर आपकी इक्वेशन है x-3 का होल स्क्वायर इंटू x+2, ये आपकी एक क्यूबिक इक्वेशन है, आप सुन रहे हो क्या, ये आपका f of x है। गौर से सुनना, कुछ मजेदार सी बात आपको सिखाने वाला हूँ। आप बताओ इसके रूट्स कितने होंगे। सर इसके रूट्स होंगे -2 और +3, तो आप x की वैल्यू क्या कहोगे, -2 और +3। पर टेक्निकली मैथमेटिकली पता है हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे -2, 3 और 3, क्योंकि 3 इसका रिपीटेड रूट है, 3 इसका रिपीटेड रूट है। आई रिपीट, 3 इसका क्या है, रिपीटेड रूट। इस बात को और अच्छे से समझाता हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, f' निकाल के बता सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। f' जो आएगा इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 2 टाइम्स x-3, है ना, x-3 का डिफरेंशिएशन 1 और क्या x-2 x+2 है ना, प्लस कितना x+2 का डेरिवेटिव 1 और ये कितना आ जाएगा x-3 का होल स्क्वायर। मैं देख पा रहा हूँ मैं x-3 कॉमन ले सकता हूँ। अब जब मैंने x-3 कॉमन लिया तो f' में क्या दिख रहा है, f' में मुझे x-3 दिख रहा है और अंदर क्या दिख रहा है, अंदर दिख रहा है 2 टाइम्स x+2 प्लस कितना x-3। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये कुछ तो बनेगा, ये क्या बनेगा, 2x + x कितना 3x। चलो इसको मैं लिख ही देता हूँ जब बात निकली है तो। एक फैक्टर तो दिख रहा है x-3 और दूसरा फैक्टर क्या बन रहा है, 2x + x कितना 3x। और देखो भाई 2 × 2 4, 4 - 3 कितना 4 - 3 1, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। अब अगर मुझसे कोई f' के रूट्स पूछेगा तो मैं f' के रूट्स क्या कहूँगा, सर f' के जो रूट्स हैं वो क्या है 3 और -1/3। आपको समझ आ रहा है, ये 3 और इस 3 का कोई खास रिश्ता है। ये रिश्ता ये है जनाब कि आप अगर मेरी बात समझने की कोशिश करो तो आपको कुछ समझ आएगा कि सर एक x1 जो वैल्यू है वो एक ऐसी वैल्यू है जो f' का रूट है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका कर्व एक लोकल मिनिमा या मैक्सिमा अटेन कर रहा है, तो f' 0 हो रहा है कहां पर, x1 पर। लेकिन x1 वो खास पॉइंट है जहां पर f' ही 0 नहीं है। x1 वो खास पॉइंट है जहां पर f of x x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है या रादर टच कर रहा है, या x एक्सिस उसके लिए एक टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है। तो x1 वो खास पॉइंट है जिस पर f' तो 0 है, f of x भी 0 है, और ये इसलिए है क्योंकि वो x1 उसका रिपीटेड रूट है। तो अगर कोई किसी पॉलिनोमियल का रिपीटेड रूट होता है ना तो उसके डेरिवेटिव में भी वो दोहराता है अपने आप को। ये फैक्ट याद रखना, इस छोटी सी बात पर IIT JEE मेंस और JEE एडवांस क्वेश्चंस पूछते हैं। आप सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, मैं फिर से कहता हूं, अगर कहीं कोई रिपीटेड रूट आपको मिलता है तो उसके डेरिवेटिव में भी आपको मिलता है। सिंपल सी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये सुनना, अगर कोई कर्व आपको कहे f of x ऐसा देकर कि इसका एक रूट है x - अल्फा का क्या, लेट्स से स्क्वायर इंटू x - बीटा, तो आप कहने को कहोगे सर इसके 2 रियल रूट्स हैं। मैं कहूँगा इसके 3 ही रियल रूट्स हैं, अल्फा, अल्फा और बीटा। और अगर आपसे कोई पूछ लेना बस ये देख कर कि f' क्या क्या रूट्स होंगे, तो f' के ज़्यादा रूट्स तो नहीं पता, पर एक रूट डेफिनेटली क्या होगा, अल्फा, क्योंकि यहाँ रिपीटेड रूट था, तो f' में भी वो एक बार मिलेगा। आप सुन रहे हो, ये बात अगर थोड़ी बहुत समझ आई है तो आई होप ये बात मैं ड्रॉ ना करके भी बताऊं तो समझ आ जाएगी। मतलब यही बात मैं फिर से दोहराऊंगा, इसमें कुछ नया मैं नहीं करूंगा। फिर से वही बात, आप क्या जानते हो सर, हम ये जानते हैं कि आपके ये y एक्सिस और x एक्सिस है, बिल्कुल सही बात है। अगर ये y एक्सिस और x एक्सिस है तो और क्या जानता हूँ मैं जानता हूँ कि x1 पर आपको क्या मिलता है, मैक्सिमा, है ना, x2 पर आपको क्या मिलता है, मिनिमा, x1 से पहले इंक्रीजिंग, इन दोनों के बीच में डिक्रीजिंग, और x2 के बाद फिर से इंक्रीजिंग। लेकिन ये ग्राफ कुछ ऐसा हुआ, मान लो कि ये रहा x1 और लेट्स से ये रहा x2, तो x1 तक इंक्रीजिंग कुछ ऐसे रहा, x1 के बाद डिक्रीजिंग कुछ ऐसे रहा, और x2 के बाद इंक्रीजिंग कुछ ऐसे रहा। तो इस बार क्या हुआ सर, इस बार जब आपने f of x का ग्राफ बनाया तो उसने x एक्सिस को एक बार यहाँ और एक बार यहाँ इंटरसेक्ट किया। तो किस्मत हमारी बुरी ये रही सर कि वो 2 बार कर देता, अगर जरा सा ग्राफ ऊपर होता तो 3 रियल रूट्स आ जाते, पर यहाँ 2 ही रियल रूट्स हैं। तो ये 2 रियल रूट्स आए हैं, तो ये मत कहना कि 2 रियल है और एक इमेजिनरी है, जी नहीं, वो 3 ही रियल रूट्स हैं जिसमें कुछ ऐसा हो रहा है कि इसके जो रूट होंगे वो होंगे x1 और x2। आई एम रियली सॉरी, x1 और x2 नहीं, ये जो भी एक वैल्यू होगी जिसे मैं कह लेता हूँ x0, तो इसके जो 3 रियल रूट्स होंगे वो क्या होंगे, x1 x0। मैं आपसे फिर से कहता हूँ, अगर आपको ये पता चल जाए, क्या पता चल जाए कि x1 वो पॉइंट है जहाँ पर f' क्या होता है, 0, क्योंकि ये आपका लोकल मैक्सिमा है, और x1 वो पॉइंट है जहाँ पर f of x1 भी क्या हो जा रहा है, 0।
तो आप ये कहिएगा कि x1 इस f ऑफ x का एक रिपीटेड रूट है, मतलब 2 बार x1 मौजूद है, यानी x माइनस x1 का स्क्वायर उस इक्वेशन में मौजूद है। मतलब अगर मैं f ऑफ x का इक्वेशन लिखूंगा ना तो वो होगा x माइनस x1 का स्क्वायर, और जो दूसरा रूट है वो कौन है, x नॉट, तो वो आ जाएगा x माइनस x नॉट। मेरी बातें कंफ्यूज तो नहीं कर रही हैं? तो यहाँ भी मैं कह पाऊंगा कि x1 ही एक रूट है जो कि f डैश x का भी रूट था, और x2 के बाद एक वैल्यू आती है x नॉट, वो भी एक रूट है। क्या ओवरऑल जितने भी सारे अभी तक मैंने सिनेरियो आपको ये चारों जो दिखाने की कोशिश की है, हर एक पॉइंट जो समझाने की कोशिश की है, बहुत क्लैरिटी के साथ समझ आ रहा है क्या? आई होप कहीं भी किसी भी स्टेप में कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत क्लैरिटी के साथ समझ पा रहे हो, ऐसा मेरा मानना है। अगर ये बात समझ आई है, अगर ये बात थोड़ी बहुत भी समझ आई है, तो मैं इस बात पर अब आने में इंटरेस्टेड हूँ कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो क्या होगा। पर उससे पहले जितनी भी सारी बातें समझी हैं, आई होप इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब मैं उस पॉइंट पर आने में, ये वही सिनेरियो है कि अगर ये केस कौन सा है, इसमें x2 वो रिपीटेड रूट है। कैसा सर? x1 आपका क्या है, मैक्सिमा। आई होप आपको याद आ रहा है, x1 हमारा क्या होता है, मैक्सिमा। x2 आपका क्या होता है सर? x2 आपका क्या होता है, मिनिमा होता है। मान लिया आपकी बात, लेकिन इस बार x1 रिपीटेड रूट ना होते हुए कौन बन गया, x2। देखो क्यों बन गया सर? क्योंकि x2 वो पॉइंट है, आई रिपीट, x2 वो पॉइंट है जहां पर ऑफ कोर्स क्या हो रहा होगा, f डैश x2 तो 0 हो ही रहा होगा क्योंकि लोकल मिनिमा है, लेकिन f ऑफ x2 भी 0 हो रहा है। आपको दिख रहा है क्या, कर्व x एक्सिस को टच कर रहा है, और एक पॉइंट कहाँ रहा होगा, कहीं ना कहीं x1 से पहले। तो ये भी एक सिनेरियो है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर f ऑफ x कैसा दिख रहा होता, अगर आप f ऑफ x को देखते तो x2 आपका रिपीटेड रूट है, तो x माइनस x2 का होल स्क्वायर टाइम्स x माइनस एक्स नॉट दिखता, जहाँ पे ऑफकोर्स x नॉट जो होता वो x1 से छोटा होता। तो ये भी एक संभावना थी, या तो x1 रिपीटेड रूट हो या x2 रिपीटेड रूट हो। तो जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो क्या क्या सिनेरियो बनते हैं, वो पिक्चर क्लियर हो रही है, वो बात समझ आ रही है, क्या क्या सोचा जा सकता है, क्या क्या समझा जा सकता है, कैसे चीज़ें एक्सप्लोर की जाती हैं, उनमें से किसी भी बात में कोई डाउट तो नहीं है। मेरा कहना है, आई होप आप समझ पा रहे हो चीज़ें। इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इससे मैं ये सारी बातों पर आपसे बात कर रहा हूं, जो एक क्रक्स है मोटा मोटा, वो समझाना चाह रहा हूं। सुनना ध्यान से। अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सर ये कब की बात है, आप याद करो ना, जब f ऑफ x1 और f ऑफ x2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, मतलब क्या, मतलब या तो f ऑफ x1 पॉजिटिव और f ऑफ x2 भी पॉजिटिव, या फिर f ऑफ x1 नेगेटिव और आपका f ऑफ x2 भी नेगेटिव। आपको याद आ रहा है इसमें क्या हो रहा था? अच्छा, x1 और x2 क्या है ये तो पता है ना। जब आप f डैश x को क्या करते हो, 0 रखते हो, तो आपको दो रूट्स मिलते हैं। कौन कौन? x1 और x2। ये वो है ना, भूल मत जाना कि सर कौन से x1 और x2 क्या रखना है, हम तो भूल गए। तो डेरिवेटिव निकाला, 2 पॉइंट्स आए। अब अगर x1 और x2 दोनों पर या तो पॉजिटिव है या दोनों पर ही नेगेटिव है, तो हम जानते हैं सर उस केस में ये हो रहा होगा कि वो एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा, है ना। जो आपका f ऑफ x इक्वल्स टू 0 है, वो x एक्सिस को एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा। भूले तो नहीं हो वो ग्राफ, पूरा सिनेरियो याद है। अगर इन दोनों में से कोई एक 0 है, आप सुन रहे हो क्या, अगर इन दोनों में से कोई एक 0 है, तो f ऑफ x के पास 3 रियल रूट्स तो हैं, बट एक रूट आपका रिपीटेड है। ये कौन सी बात हो रही है सर? ये वो बात हो रही है जब हमने देखा था या तो f ऑफ x1 0 हो जाए, है ना, या फिर f ऑफ x2 0 हो जाए। आपको याद है ना, x1 के केस में वो x1 पर x एक्सिस को टच करके निकल जा रहा था, x2 के केस में x2 पर वो टच करके निकल जा रहा था। तो इस केस में ये होगा कि आपके जो रूट्स होंगे वो x1 और एक x0 होंगे 3 ही रियल रूट, पर वो एक जो है वो रिपीटेड रूट है क्योंकि वो पावर 2 में मौजूद है वहाँ, है ना। और यहाँ पर अगर f ऑफ x2 0 होगा, ऑफ कोर्स f ऑफ x1 और f ऑफ x2 में जो बात हो रही है वो कहाँ से हो रही है, वो फिर वहीं से हो रही है कि f डैश x को 0 रखा तो मुझे 2 पॉइंट्स मिले, कौन कौन से, x1 और x2। तो ऑफ कोर्स f डैश x1 तो 0 है ही, और f ऑफ x1 भी 0 हो जाए तो x1 रिपीटेड रूट है, या फिर f डैश x2 तो 0 है ही और f ऑफ x2 भी 0 हो जाए तो x2 आपका रिपीटेड रूट है। तो उसके इसमें क्या रूट होंगे, x2 और x0। मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ? आई होप यू आर एबल टू मेक अ लॉट ऑफ सेंस आउट ऑफ इट कि एग्जैक्टली कहानी कैसे चल रही है। तो इस बात को उसने कैसे कहा, इस बात को उसने ऐसे कहा कि आपने f डैश x को निकाला, 0 के इक्वल रखे, आपको 2 वैल्यू मिली, x1 और x2। फिर आप क्या करो, आप f में x1 और f में x2 पास करके इनका प्रोडक्ट निकालो। अगर इनमें से कोई भी एक 0 रहा तो ये प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और अगर ऐसा हो जाए तो आप कहना जो भी उसको 0 बना रहा है, या तो ये बनाएगा, वो आपका रिपीटेड रूट है। ये फैक्ट्स याद रखना, इन्हीं से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इन्हीं से आप चीज़ें निकालेंगे। तो क्या ये बात आपको समझ आई कि f ऑफ x का वो रिपीटेड रूट है। रिपीटेड रूट कौन है, या तो f ऑफ x1 0 बनाएगा या f ऑफ x2 0 बनाएगा, तो जो भी 0 बना रहा है वो उसका रिपीटेड रूट है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगर आपका एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू का प्रोडक्ट नेगेटिव है, सर ये कब होगा? ये तब होगा जब या तो एफ ऑफ एक्स वन पॉजिटिव है और एफ ऑफ एक्स टू नेगेटिव है ना, या फिर कब हो सकता है सर, या फिर तब हो सकता है जब एफ ऑफ एक्स वन नेगेटिव है और एफ ऑफ एक्स टू पॉजिटिव है। एंड आई होप आई नीड नॉट टेल यू, ये वो कहानी है जब आपने एफ डैश एक्स को 0 रखा था तो आपको एक्स की 2 वैल्यूज मिली थी, कौन कौन सी, x1 और x2, है ना, उसके तहत ये सारी कहानी। तो जब एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू का प्रोडक्ट आपको नेगेटिव मिले, यानी इनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तब क्या होता है उस केस में सर, है ना, कोफिशिएंट आपका जो एक्स क्यूब का है वो नेगेटिव है। ये मेरे ख्याल से इसने उल्टा लिख दिया है, क्योंकि अभी तक हम क्या समझते आए हैं, हम एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट देखते आए हैं वो आपका पॉजिटिव ही है ना। तो अगर मैं एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को पॉजिटिव मानता हूँ, यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ करेक्शन है, ये पॉजिटिव ही होगा, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। तो एफ ऑफ एक्स के कितने रूट्स होंगे, ये वर्ड प्लीज ठीक कर लीजिएगा, ये मेरे ख्याल से तो पॉजिटिव है, मैं इसे क्रॉस चेक भी कर लूंगा क्योंकि हम तो पॉजिटिव मानकर ही चल रहे हैं ना। आपको याद है ना, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमने 1 बनाया था, तो अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है तो उस केस में इसके 3 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। क्या ये लाइन आप सभी को स्पष्ट तौर पर क्लियर है? अब मैं थर्ड पार्ट आपको एक्सप्लोर करवाने में हेल्प करता हूं कि एग्जैक्टली डिस्क्रिमिनेंट जब 0 है तो क्या होगा। आप खुद सोचो, डिस्क्रिमिनेंट 0 होना मतलब क्या, कॉमन सेंस लगाओ। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना मतलब आपका एफ डैश एक्स जो है वो जब 0 आपने निकालने की कोशिश की और एफ डैश एक्स का जब आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो 0 आया, मतलब इसके जो रूट्स हैं वो रिपीटेड हैं, किसके, एफ ऑफ एक्स के नहीं, एफ डैश एक्स के। एफ ऑफ एक्स के जो होंगे अभी बात करेंगे, मतलब एफ डैश एक्स का डिस्क्रिमिनेंट 0 होना मतलब क्या, मतलब एक क्वाड्रेटिक जो एक्स एक्सिस को टच करके निकल गई, मतलब वहां पर x1 और x2 सेम ही होंगे। मतलब एफ डैश एक्स कैसा रहा होगा, मुझे एफ ऑफ एक्स की जानकारी नहीं है सर, पर एफ ऑफ एक्स कैसा रहा होगा सोच के बताओ सर। आई एम रियली सॉरी, एफ ऑफ एक्स की जानकारी नहीं है पर एफ डैश एक्स कैसा रहा होगा सर। एफ डैश एक्स को लेकर मैं ये कहूंगा कि जब आप सोचो ना आपका क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो क्या होता है। चलो एक कॉमन सेंस वाली बात बता दो, सोच के देखो, बताओ जरा। एक्स स्क्वायर प्लस से लिखा हुआ है कितना, लिखा हुआ है लेट्स से 6x प्लस लेट्स से 9, मुझे बताओ इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है सर। इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो, 6 का स्क्वायर कितना 36 माइनस 9 इंटू 4 कितना 9 इंटू 4 36, और ये कितना आ जा रहा है 0। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके कितने रूट्स हैं, इसके एग्जैक्टली मतलब रियल रूट्स 2 ही हैं पर दोनों आइडेंटिकल हैं। ऐसा कैसे सर, आप देखो ना, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे सिंपल सी भाषा में x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। आप देखो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, तो ये टेक्निकली क्या दे रहा है, ये मुझे ये मदद कर रहा है कि x की वैल्यू -3 आपका जो है वो रिपीटेड रूट है। आप समझ पा रहे हो, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक का जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है मतलब उसमें मुझे जाहिर सी बात है वो आपका एक सिंपल सा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। आप सुन रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर वो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट, आई रिपीट, अगर वो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 आया है, मैंने एफ डैश एक्स निकाला, एफ ऑफ एक्स आपका क्या था, वही कहानी है ना वापस, एफ ऑफ एक्स आपका वही था एक्स क्यूब प्लस क्या 3, रियली सॉरी, है ना, ये कितना था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मैंने एफ डैश एक्स निकाला जो कि कितना आया भाई, जो कि आपका कुछ ऐसा आया, है ना, 3x स्क्वायर प्लस कितना 2ax प्लस बी। अब आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला और डिस्क्रिमिनेंट आपने निकाला तो आपको पता चला 0 है, मतलब आपको ये पता चला कि एफ डैश एक्स एक्स की एक ही वैल्यू पर 0 होता है। तो मुझे पता चला एफ डैश एक्स कैसा रहा होगा, x माइनस x1 का स्क्वायर। बहुत ध्यान से सुनना, एफ डैश एक्स कैसा रहा होगा, x माइनस x1 का स्क्वायर जैसा, क्योंकि एफ डैश एक्स x1 पर ही 0 हो रहा है, मतलब वो x1 और x2 सेम है, मतलब क्वाड्रेटिक आपका x एक्सिस को टच करके निकल रही है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 है। बहुत ध्यान से सुना सारी बातों का कंक्लूजन। अगर ये एफ डैश एक्स है तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा सर, इसे इंटीग्रेट कर दो, तो एफ डैश एक्स ये है तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन। तो 2 फ्रंट में आया तो 2 फ्रंट, आई होप आपको इंटीग्रेशन पता है। इंटीग्रेशन में आप क्या करते हैं, x माइनस x1 की पावर 1 से इंक्रीज कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस x1 का क्या क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ एफ ऑफ एक्स कुछ ऐसा दिखेगा, एफ ऑफ एक्स कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ अगर एफ ऑफ एक्स को 0 में रखूँ, एफ ऑफ एक्स को ओवरऑल 0 रखूँ तो मुझे दिखेगा x माइनस x1 का क्यूब प्लस 3c, जिसे मैं कांस्टेंट लगा देता हूँ, इज इक्वल टू 0। जब मैंने एफ ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रखा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, समझो बात को, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 3c डिवीजन में 3, जब इसको 0 के इक्वल रखा तो 3 उधर चला गया, और 3c मतलब है तो एक कांस्टेंट ही ना। तो मैं आपको बस एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स अगर कुछ ऐसा है, अच्छा सी को अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं हटा देता हूँ, मैं कुछ और लिख देता हूँ, लेट्स से मैंने उसे ले लिया के। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ जब एफ ऑफ एक्स कुछ इस तरीके का होगा, आई रिपीट, जब एफ ऑफ एक्स कुछ इस तरीके का होगा, अब हम उल्टा जा रहे हैं,
मतलब एक्चुअली अब हम सीधा जा रहे हैं, तब हम उल्टे कहते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या होगा सर, आप देखो वो हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के का डेरिवेटिव 0। और आप देख पा रहे हो अगर मैंने अब एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखा, अगर मैंने अब एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे x की वैल्यू x1 ही मिलेगी, और वो रिपीटेड रूट है तो x1 ही मिलेगी। आपको बात समझ आ रही है? मैं आपको यहाँ से यहाँ लेकर जा रहा हूँ, पर मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ से यहाँ जाने का मतलब क्या, इसका ये मतलब है सर, बहुत गौर से सुनना, अगर आपका एफ डैश एक्स का डिस्क्रिमिनेंट 0 है, मतलब उसका एक ही रियल रूट है, मतलब वो दोनों रूट्स रियल हैं पर वो सेम है, आइडेंटिकल हैं, मतलब वो रिपीटेड रूट है, तो आपकी जो ओवरऑल ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स रही होगी वो ऐसी रही होगी। अब दो बातें, दो क्या बातें सर, दो बातें यहाँ पर ये निकल कर आती हैं कि सर या तो क्या रहा होगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड एवरीवन, है ना, दो बातें क्या रही होंगी, या तो ये रहा होगा कि के 0 रहा होगा, या फिर के कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी, कोई ना कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू। अब सोच के देखो, अगर के 0 रहा होता तो उस केस में एफ ऑफ एक्स कैसा होता, उस केस में एफ ऑफ एक्स क्या होता भाई, उस केस में एफ ऑफ एक्स होता एक्स माइनस x1 का क्यूब, और इस बार इस क्यूबिक एक्सप्रेशन के तीनों रूट्स रियल होते बट आइडेंटिकल होते, क्योंकि 3 रिपीटेड रूट्स होते। आप समझ पा रहे हो क्या? लेकिन अगर के कुछ एक वैल्यू होती, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ के कुछ वैल्यू होती, जैसे कि क्या, लेट्स से मैंने ले लिया 8, है ना, कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने क्या ले लिया -8, तो ये इक्वेशन क्या होती सर, ये इक्वेशन होती x माइनस x1 का क्यूब -8। जब आप इसके रूट्स निकालते तो आप क्या करते, x माइनस x1 का क्यूब इज इक्वल टू 8, फिर क्या आप करते, क्यूब रूट लेते, तो x माइनस x1, 8 का क्यूब रूट कितना आता है 2, तो आप x1 की वैल्यू क्या कहते हैं 2 + x1। मतलब आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? मतलब k की अगर कोई ना कोई वैल्यू होती, कोई ना कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू होती, तो आप यहाँ क्या लिख रहे होते, आप यहाँ लिख रहे होते k, तो यह जाता आपका k, जब k उधर जाता तो ये कुछ आ जाता है ऐसे k इस तरफ। आप सुन रहे हो क्या? कोई परेशानी तो नहीं, मतलब k की कोई ना कोई वैल्यू होती है, जैसे अगर ये प्लस k होता तो ये माइनस k हो जाता है ना। अब आप क्या लेते, आप क्यूब रूट लेते, तो आप क्यूब रूट लेते तो क्या आता, नेगेटिव ऑफ k का क्यूब रूट यानी 1/3 पावर। फिर आप क्या करते, आप x1 को वहाँ शिफ्ट कर देते, जब आप x1 को यहाँ शिफ्ट कर देते तो ओवरऑल क्या आता, k की पावर 1/3 + x1। अब बात समझे नहीं, बात यह है जनाब कि अगर k कोई और सिग्निफिकेंट वैल्यू भी होती तो उस केस में भी मुझे एक ही रूट मिलता, क्या, k का दैट 1/3 रूट प्लस x1। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 है तो आपके रूट्स तीनों रियल होते हैं पर वो रिपीटेड होते हैं। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए? ऑफकोर्स यहाँ पे जो है वो रूट एक ही है, यहाँ पर रूट एक ही है। कब रूट एक है? जब k 0 नहीं है, मतलब k अगर 0 है तो तीनों के तीनों रूट रिपीटेड और रियल। लेकिन अगर k आपका 0 नहीं, मतलब k कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू जैसे 8 या कुछ भी है, -7 कुछ भी है, तो उस केस में आपको एक रियल रूट मिलेगा, बाकी दो इमेजिनरी। इमेजिनरी की कहानी मैं नहीं बताना चाह रहा, पर अभी मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे हो क्या? इस बात को अगर मैं फाइनली समझाऊं तो ये कुछ ऐसा है, ध्यान से सुनिएगा। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है जो मैं आपको बहुत देर से डाइजेस्ट करवाने की जो कोशिश कर रहा हूँ। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो एफ डैश एक्स कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि आपका रिपीटेड रूट है तो एफ ऑफ एक्स कुछ क्यूबिक एक्सप्रेशन होगी। अगर k 0 रहा तो इसके 3 इक्वल और रियल रूट्स होंगे जो कि क्या होंगे, x1। लेकिन अगर k 0 नहीं रहा तो उसका एक ही रियल रूट होगा। और क्यों होगा ये बात आई होप आपको समझ आई। अगर अभी तक जितनी भी बातें मैंने बताई हैं उन सारी बातों का मैं क्रक्स आपको समझाने की कोशिश करूं तो बस ध्यान से सुना। ये इस लेक्चर का वो पार्ट है जो आपको अच्छे से समझना है, अगर आपने अभी तक पूरी बात समझी तो। अभी तक जो पूरी बात बताई ना वो पूरा बिल्डअप है कि देखो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अब मैं सीधे कंक्लूजन्स पर बात करूंगा कि देखो ऐसा होगा तो ऐसा कर लेना, ऐसा होगा तो ऐसा कर लेना। तो सीधे सीधे सुनना जो मैं बोलने वाला हूँ। पहला स्टेटमेंट, मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक एफ ऑफ एक्स मिलेगा। हम उसे कैसा बनाएंगे, हम उसे कुछ इस फॉर्म में लाना चाहेंगे, हमारी डिजायर्ड फॉर्म है ना। कुछ गड़बड़ नहीं है कि अगर इसके अलावा कुछ और रहा तो आपके पास अब अप्रोच है, आपके पास अब तरीका, आप सोच सकते हो। मतलब एक्स क्यूब का कुछ कोफिशिएंट भी होना, वो 1 हो -1 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आप सोच पाओगे क्योंकि अब आपके पास तरीका है। अभी पता है समस्या क्या थी, अभी मेरे पास वेरिएबल थे कि एक्स क्यूब के आगे ए था, अब मुझे नहीं पता कि वो क्या है, तो मैं और डबल केसेस बनाता। कैसे, ए जब पॉजिटिव है तब सब क्या होगा, और ए जब नेगेटिव है तब क्या क्या केसेस बनेंगे, तो ये लेक्चर एग्जैक्ट डबल हो जाता। तो मैंने इस बात को थोड़ा सहूलियत में ले आया कि मैंने एक अजम्पशन पे काम कर लिया कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 बना लिया, और ये मेरे हाथ में था क्योंकि आप इसको 0 के इक्वल रखते हो रूट्स निकालने के लिए, तो आप वो कर सकते हो। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 ही हो। वो अगर 5 लिखा है, -7 भी लिखा है, तो अब आप कर लोगे क्योंकि आपको पता है कैसे कैसे चीजें सोचनी है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? पर अभी आपको समझाने के लिए, ताकि हमारे केसेस और डबल ना हो जाए, मैंने मान लिया कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 यानी पॉजिटिव है। सुन रहे हैं आप लोग? जो कि हम बना सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या रही होगी, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें दो बातों से मतलब है, हम निकालेंगे एफ डैश एक्स जो कि कितना होगा 3x² प्लस 2ax प्लस बी। फिर जब मुझे ये पता चलेगा तो मैं एफ डैश एक्स को क्या करूंगा, मैं एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखूंगा। इससे क्या पता चलेगा, इससे मुझे दो रूट्स निकल कर आएंगे। अगर वो क्वाड्रेटिक सॉल्वेबल होगी तो दो रूट्स क्या होंगे सर, वो जो दो रूट्स आएंगे वो हम मान लेंगे x1 एंड x2। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ये भी कब आएंगे, तीन सिनेरियो में। कौन से तीन सिनेरियो, या तो आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तब मिलेगा, या फिर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तब वो सेम ही होंगे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव रहा तब तो मिलने से रहा। पर इन तीनों सिनेरियो में एक खास बात क्या होगी, इस केस में आप एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट करके जाएंगे, इस केस में आप एक्स एक्सिस को बस टच करके जाएंगे, और इस केस में आप एक्स एक्सिस से ऊपर होंगे। इन तीनों बातों का क्या मतलब, इसका है मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इंक्रीजिंग, एक जगह स्टैग्नेंसी आएगी, है ना, और यहाँ पर ऑलवेज इंक्रीजिंग। क्या ये बात समझ आई? अब हमने कॉमन कंक्लूजन ये निकाला सर कि ये जो x1 और x2 आपको मिले हैं, अगर क्या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो चार सिनेरियो। पहला सिनेरियो कौन सा, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 था तो हमारे चार सिनेरियो कौन से, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो पहला सिनेरियो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 का प्रोडक्ट आपने देखा वो पॉजिटिव है, तो यानी अगर दोनों ही नेगेटिव है दोनों ही पॉजिटिव है तो हम कह देंगे आपका एग्जैक्टली एक ही रूट होगा। याद आया? दूसरी जरूरी बात क्या निकल कर आई थी, दूसरी जरूरी बात यह कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो इस केस में ये हो रहा होगा सर, फिर आपके कितने, आई होप आपको ये सिनेरियो याद है, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 का जब प्रोडक्ट नेगेटिव है तो हमारे तीन रियल रूट्स आ रहे थे। अगर आपको पूरी कहानी, पूरा बिल्डअप, पूरा नैरेटिव याद है तो आई होप मैंने इस बात में तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया है ना। ये बात अच्छे से याद है क्या कि इस केस में आपके कितने, तीन अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे, भूले तो नहीं हो। और तीसरा सिनेरियो कि इन दोनों में से अगर कोई भी एक 0 हो जाए, यानी क्या हो जाए सर, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 में से कोई भी एक 0 हो जाए, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाए, तो उस केस में है तो रियल रूट्स, पर वो कैसा है, वो एक रूट रिपीटेड है जिसकी वजह से भी आ रहा है। मतलब यहाँ भी तीन रूट्स हैं, यहाँ तो एग्जैक्टली एक रूट है ना, यहाँ पर एग्जैक्टली कितने हैं, एक रूट है जो कि रियल है ना, और दो रूट कैसे हैं आपके, इमेजिनरी, या जिन्हें आप कहना चाहें तो कॉम्प्लेक्स कह लीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये प्रोडक्ट नेगेटिव है तब आपके तीनों के तीनों रूट्स कैसे हैं, रियल, है ना, और 0 कैसे होंगे, इमेजिनरी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये होगा कि आपके रूट्स तीनों रियल होंगे, तीनों रियल होंगे, पर जो एक रूट होगा वो क्या होगा, रिपीटेड। आई होप आप बात समझ पा रहे हो, मतलब दो रूट्स आइडेंटिकल यानी सेम होंगे। ये बात समझ आई क्या कि जब डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव है तो ये तीन केस निकल कर आए थे। अब मैं वो चैप्टर, इस पार्ट को, इस लेक्चर को कंक्लूड कर रहा हूं जो आपको समझना है ना। अगर सर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव रहा तो क्या, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सर अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव रहा तो एक सिंपल सा केस आपका बन रहा था, अगर आपको याद आ रहा हो, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो क्या होगा सर, आपका एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हमारे जो ग्राफ थे, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, तो कुछ इस तरीके से जा रहे थे, है ना, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि जब आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो सारी कहानी सी पर डिपेंड करती है। अगर सी पॉजिटिव तो जो आपका एक सिंगल रूट होगा वो नेगेटिव होगा, और अगर सी नेगेटिव तो जो एक सिंगल रूट होगा आपका वो पॉजिटिव होगा। क्या आपको बात याद है? और यहाँ भी यही हो रहा था कि आपके रूट्स कितने हैं, आपका एक रियल रूट होगा और जो बचे हुए दो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। ये कब की बात है, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तब की बात है। एक सिनेरियो और हमने कंक्लूड किया था, कौन सा, जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 है। जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 है तो एफ डैश एक्स 0 या 0 से बड़ा होता है। तो टेक्निकली दो बातें निकल कर आई थी। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो दो बातें, एफ ऑफ एक्स या तो कैसा रहा होगा, एफ ऑफ एक्स या तो इस कैटेगरी का रहा होगा सर, या तो वो इस कैटेगरी रहा होगा x माइनस x1 का क्यूब, या फिर वो इस कैटेगरी का रहा होगा x माइनस x1 का क्यूब प्लस के। तो मैं ये कह पाया सर, इस केस में आपके तीनों रूट्स रियल होंगे पर तीनों ही आइडेंटिकल होंगे, मतलब रिपीटेड होंगे। क्या आप मेरी बात समझ पाए? भूले तो नहीं हुए बात, जस्ट अभी हमने डिस्कस की है ना। और 0 क्या होंगे, इमेजिनरी। लेकिन अगर आपके पास k कुछ नॉन जीरो वैल्यू है, k कोई नॉन जीरो वैल्यू है ना, यहाँ पर ऑफ कोर्स ये बात याद रहे कि k जो है वो नॉन जीरो वैल्यू है। अगर ऐसा कुछ है तो उस केस में आप कहेंगे इसका एक रियल रूट होगा और इसके दो इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो मैं ऐसा सारा प्रेडिक्शन निकाल पाऊंगा। ये बातें रटने की जरूरत है क्या? मैं सच कहूं तो कभी भी नहीं, है ना। अगर आपने पूरी कहानी समझी है तो आप अच्छे से याद रख सकते हो। तो मैं सिंपल सा नरेशन बिल्डअप दे रहा हूं, एक क्यूबिक इक्वेशन, उसका
डेरिवेटिव निकाला, मुझे नहीं पता उसका रूट कैसा है, मुझे इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कैसा है। आप 1 बना लें तो बहुत खुशी की बात है, नहीं भी बना पाए तो भी आप कर लेंगे, पर 1 बना लेंगे तो वैसा ही करना है जैसा हमने पढ़ा है, पर 1 नहीं बना पाए तो प्रोसेस तो आपको पता है। अब आप क्या करेंगे, आपने f' निकाला, f' को 0 के इक्वल रखा, 2 रूट्स आए, नहीं आए तो क्या होगा, या तो 0 से छोटा होगा डिस्क्रिमिनेंट, या फिर 0 रहेगा तो इक्वल रूट्स आएंगे और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव रहा तो 2 रूट्स आएंगे। तो पहला सिनेरियो वही, डिस्क्रिमिनेंट जब पॉजिटिव रहा तो 3 चीजें, एक रियल 2 इमेजिनरी, ऐसे में क्यों, बट ग्राफ हमने डिस्कस किया है। नेगेटिव रहा प्रोडक्ट तो तीनों रियल, और अगर प्रोडक्ट 0 रहा तो 3 रियल लेकिन रिपीटेड। ये इन्हीं सिनेरियो पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं चाहूंगा इन सिनेरियो को आप अच्छे से क्रिस्टल क्लियर रखें, इनको पिक्चराइज कर लें। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव तो सर एक ही रियल रूट होना है और उसको भी डिसाइड करवा लेगा उसका नेचर, ये वो पॉजिटिव या नेगेटिव, कौन, सी। उल्टा होता है, सी पॉजिटिव है आपका रूट नेगेटिव, सी नेगेटिव तो आपका रूट पॉजिटिव। आई होप आपको स्टोरी याद है ऐसा क्यों होता है, एक ही रियल बाकी दोनों इमेजिनरी। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो फिर से 2 केस, या तो एग्जैक्ट ऐसा कुछ होगा या फिर ऐसा कुछ होगा। अगर ऐसा है तो तीनों रूट्स रियल बट रिपीटेड, मतलब तीनों आइडेंटिकल और 0 इमेजिनरी। बट ऐसा कुछ है तो एक ही रियल रूट, वो क्या होगा, -k का 1/3 रूट प्लस x1, वो रूट भी आप बता सकते हो। तो इस तरीके से ओवरऑल पूरी कहानी निकल कर आएगी। मेरा बस इतना कहना है कि आपको ये बातें तो समझ आई हैं जो अभी हमने पढ़ी हैं, कि अगर मैं रूट्स का किसके, क्यूबिक इक्वेशन के नेचर समझना चाहूँ कि कौन सा कितना है, कैसा होगा, कहाँ हो सकता है, कितने रियल हैं कितने इमेजिनरी, तो शायद मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ किसकी हेल्प से, डेरिवेटिव। f' इज गोइंग टू प्ले अ क्रूशियल रोल इन दिस होल प्रोसेस। अभी हमने इस पार्ट को सिर्फ समझा है, इस पर अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन, मतलब स्क्रैच से शुरू करके JEE एडवांस के कई सारे क्वेश्चन हम करेंगे और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे ताकि आप स्मूथली इस पार्ट को समझकर आगे बढ़ पाएं। मेरा कहना है अभी तक तो कोई कंफ्यूजन या डाउट का स्कोप नहीं है और आप हर एक पार्ट को अच्छे से समझ पा रहे हैं पूरी भरपूर क्लैरिटी के साथ। आई होप आप जानते हो हम आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। With that, let's call it a day here. ख्याल रखिए अपना. Thank you so much for watching this video.